क्योंकि ये मेरी शुरुआत है, इसलिए मुझे आपके साथ और सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर इस वीडियो की रिसर्च में आपको सच्चाई दिखे तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस सफर में पार्टनर जरूर बनिए। This is a war, and war has casualties. In fact, in order to preserve and protect and minimize the death toll, minimize innocent victims yet again be killed by this regime, action is needed. जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, खबर आ रही है कि ईरान की राजधानी तेहरान में मैसिव पावर ब्लैकआउट हो चुका है। कुछ बोल रहे हैं कि ये अमेरिका का साइबर अटैक है। 28 दिसंबर को जो आग सिर्फ रोटी और भूख के लिए शुरू हुई थी, वो आज वर्ल्ड वॉर 3 की दहलीज पार खड़ी है। एक तरफ ईरान की सरकार कहती है कि सिर्फ 3100 लोग मारे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का दावा है कि 22,000 से 23,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और वहाँ के डॉक्टर्स वो तो दबी जुबान में ये भी कह रहे हैं कि मौत 30,000 के पार जा चुकी है। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है और सड़कों पर सिर्फ मातम है। ये वो लोग थे जो सिर्फ रोटी मांग रहे थे और बदले में उन्हें गोली मिली। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का दावा है कि ईरान पुलिस ने अब तक 85,000 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया है। लोगों को आधी रात को घरों से उठाया जा रहा है। इन 85,000 लोगों में स्टूडेंट्स है, डॉक्टर्स है और वो आम लोग हैं जो बस महंगाई और प्रॉक्सी वॉर के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फौज भेज दी है। ये वीडियो जंग के बारे में नहीं है। ये वीडियो आज सवाल के बारे में है जो कोई नहीं पूछ रहा। सवाल ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल और गैस का मालिक ईरान आखिर ऐसे हालात में कैसे आ गया। ईरान के पास इतना ऑयल और गैस है कि अगर उस पर लगाए गए सारे इंटरनेशनल सैंक्शंस हट जाएं, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी इकोनॉमी बन सकता है। एक वक्त था जब ईरान की करेंसी मिडल ईस्ट में सबसे मजबूत थी, लेकिन आज हालत ये है कि एक अमेरिकन डॉलर की कीमत 14 लाख ईरानियन रियल हो चुकी है। आप सोचिए, आप एक बोरी नोट लेकर मार्केट जाते हैं और बदले में आपको सिर्फ एक पैकेट दूध या ब्रेड मिलती है। लोग सड़कों पर आजादी मांगने नहीं, वो भूख से मर रहे थे इसलिए उतरे थे। तो आखिर ये सारा पैसा गया कहाँ? क्या अमेरिका के पाबंदियां इसकी वजह है? हाँ, सैंक्शंस ने कमर तोड़ी, लेकिन असली दुश्मन ईरान की अपनी सरकार थी। पिछले 5 सालों में ईरान के रेजीम ने अपने लोगों को खाना देने की बजाय बिलियन डॉलर्स मिसाइल्स और रॉकेट्स बनाने में लगा दिए। उन्होंने ये पैसा अपने किसानों को नहीं दिया, बल्कि लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हाउथिस को दिया ताकि वो दूसरे देशों में लड़ाई कर सके। नतीजा, ईरान का आम आदमी गरीब होता गया और वहाँ के जनरल्स अमीर होते गए। गुब्बारा फूटने ही वाला था और वो फूटा 28 दिसंबर 2025 को, जब सरकार ने अचानक फ्यूल और ब्रेड की प्राइसेस 200% बढ़ा दी। लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। तेहरान, मशहद, इस्फहान, हर शहर में लोग सड़कों पर निकल आए। उनके हाथ खाली थे। वो चिल्ला रहे थे, हमें सीरिया नहीं ईरान चाहिए, हमें गाजा नहीं रोटी चाहिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये आवाज दबाने के लिए सरकार ने स्नाइपर राइफल्स लोड कर ली है। 28 दिसंबर को आग लग चुकी थी, लेकिन ईरान की सरकार जानती थी कि अगर वीडियोस बाहर गई तो दुनिया इंटरवीन कर देगी। इसलिए 1 जनवरी 2026 को दोपहर 2 बजे उन्होंने वो स्विच दबा दिया जिसका डर सबको था, द डिजिटल ब्लैकआउट। एक झटके में 8 करोड़ लोगों का इंटरनेट काट दिया गया। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम बंद। ईरान अब दुनिया के लिए एक ब्लैक बॉक्स बन चुका था। बाहर वालों को लगा कि शायद प्रोटेस्ट्स खत्म हो गए हैं, लेकिन सच ये था कि शिकार अब शुरू हुआ था। अंधेरे का फायदा उठाकर सड़कों पर बसिज फोर्सेस को उतार दिया गया। ये पुलिस नहीं थी दोस्तों, ये वो प्राइवेट मिलिशिया है जो सिर्फ एक ही बोली बोलती है, मौत। आई विटनेसेस ने बताया कि उन्होंने रबर बुलेट्स यूज नहीं किए, उन्होंने स्निपर्स बैठाए और सीधा प्रोटेस्टर्स के हेड और छाती को निशाना बनाया। मकसद भीड़ को भगाना नहीं था, मकसद था डर पैदा करना। एक 19 साल के लड़के ने आखिरी मैसेज भेजा था, वो हमें जानवरों की तरह मार रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है। हजारों लाशों को रातों रात गायब कर दिया गया। हॉस्पिटल्स को ऑर्डर था कि डेथ सर्टिफिकेट्स पर हार्ट अटैक लिखा जाए।
ये सिर्फ प्रोटेस्ट्स नहीं थे, ये एक साइलेंट जेनोसाइड था। जो गोली से बच गए उनके लिए नरक का दूसरा दरवाजा खुला था, जेल। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 10 दिनों के अंदर 20,000 से ज्यादा लोगों को घसीटकर हिरासत में लिया गया। आप सोचिए, 20,000 लोग। जेल्स इतनी भर गई थी कि लोगों को वेयरहाउस और कंटेनर्स में जानवरों की तरह ठूस दिया गया। स्कूल के 15 साल के बच्चों से लेकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स तक किसी को नहीं बख्शा गया, और इन्हीं 20,000 लोगों में शामिल थे इरफान सोल्तानी जैसे नौजवान, जिन्हें बिना किसी वकील, बिना किसी सुनवाई के सीधा फांसी सजा सुना दी गई। सरकार का मैसेज साफ था, अगर तुम सड़क पर आए तो या तो गोली मिलेगी या फांसी। लोग डर चुके थे, उम्मीद खत्म हो चुकी थी, पर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिनसे पूरा सिस्टम हिल गया। 12 जनवरी 2026, ईरान के लोग उम्मीद हार चुके थे, दुनिया चुप थी, लेकिन ठीक सुबह के वक्त वॉशिंगटन डीसी से एक नोटिफिकेशन ने पूरी दुनिया को हिला दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि प्रोटेस्टिंग टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशंस, हेल्प इज ऑन इट्स वे। ये कोई आम ट्वीट नहीं था। जियोपॉलिटिक्स में इसका मतलब साफ था, अमेरिका ने रेजीम चेंज का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ईरान की सड़कों पर जो प्रोटेस्टर्स पहले डर रहे थे, इस ट्वीट के बाद उन सब में नई जान आ गई। नारे बदल गए। अब वो कह रहे थे, मार्क बार खामेने, अमेरिका आ रहा है। लेकिन ट्रंप सिर्फ ट्वीट्स नहीं करते। अगले ही दिन 13 जनवरी को उन्होंने ईरान की दुखती नर्व पर हाथ रख दिया। उन्होंने अनाउंस किया, जो भी देश ईरान से एक बूंद भी ऑयल खरीदेगा, उस पर 25% ट्रेड टैरिफ लगेगा। ये सीधा हमला ईरान पर नहीं, बल्कि चाइना पर था, जो ईरान का सबसे बड़ा खरीदार है। एक झटके में ईरान की इनकम जीरो करने की साजिश। ईरान की करेंसी, जो पहले ही गिरी हुई थी, वो अब मिट्टी में मिल गई। लेकिन असली डर पैदा हुआ जब 14 जनवरी को पेंटागन ने एक खामोश चाल चली। कतर देश में अलुडेद एयरबेस, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है, वहाँ से नॉन एसेंशियल स्टाफ को निकलना शुरू कर दिया गया। और एक्सपर्ट्स जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। आप स्टाफ तभी निकलते हैं जब आपको पता हो कि रिटेलिएशन होने वाला है। मतलब साफ था, अमेरिका हमले की तैयारी कर चुका था, और वो जानते थे कि ईरान वापस मिसाइल्स मारेगा। ईरान की सरकार भी समझ गई थी कि मामला हाथ से निकल चुका है। 15 जनवरी की शाम को ईरान ने अपना पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया। जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स ईरान के ऊपर से गुजरती थी, उन्हें तुरंत रास्ता बदलने को कहा गया। फ्लाइट रडार्स पर ईरान एक घोस्ट कंट्री बन गया। दोस्तों, जब आसमां खाली होता है तो इसका एक ही मतलब होता है कि अब जमीन पर आग लगने वाली है। दोस्तों, आज जो ईरान और अमेरिका एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। एक वक्त था जब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। 1979 से पहले ईरान मिडिल ईस्ट का पेरिस माना जाता था। वहाँ की सड़कों पर बुर्का नहीं, बल्कि वेस्टर्न कल्चर था। हॉलीवुड मूवीज चलती थी और ईरान का ऑयल सीधा अमेरिका जाता था। ईरान के राजा द शाह अमेरिका के सबसे क्लोज थे। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन ये सिर्फ ऊपर की तस्वीर थी। अंदर ही अंदर मुस्लिम और गरीब ईरानियन अमेरिकन कल्चर से नफरत करने लगे थे। वो मानते थे कि शाह अमेरिका का पपेट है। और फिर आया वो साल जिसने दुनिया बदल दी। 1979 ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। उनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और वापस लौटे आयतुल्लाह खोमैनी, जो आज के सुप्रीम लीडर खामेने के गुरु थे। उन्होंने आते ही ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया। म्यूजिक बंद हो गया, वेस्टर्न कपड़े बैन हो गए, और अमेरिका, जो कल दोस्त था, वो रातों रात दुश्मन नंबर 1 बन गया। लेकिन दुश्मनी की असली आग उस वक्त लगी जब 4 नवंबर 1979 को ईरानियन स्टूडेंट्स की भीड़ ने तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर हमला कर दिया। उन्होंने वहाँ काम करने वाले 52 अमेरिकन को बंधक बना लिया। 1 या 2 दिन के लिए नहीं दोस्तों, पूरे 444 दिनों तक उन अमेरिकन को ईरान ने कैद करके रखा। अमेरिका जैसी सुपर पावर के मुंह पर ये सबसे बड़ा तमाचा था। तभी अमेरिका ने ईरान पर पहली बार सैंक्शंस लगाए। ईरान ने अमेरिका को नाम दिया दी ग्रेट शैतान, और अमेरिका ने कसम खाई कि वो इस रेजीम को कभी माफ नहीं करेगा। ये वो बाउंड है जो आज 47 साल बाद भी नहीं भरा है, और शायद यही घाव आज वर्ल्ड वॉर 3 की वजह बन रहा है। 1979 के बाद अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगा दी। ईरान दुनिया को अपना ऑयल नहीं बेच सकता था, लेकिन ईरान की बर्बादी की वजह सिर्फ सैंक्शंस नहीं थी, वजह थी उनकी अपनी जिद। पिछले 10 सालों में ईरान ने अपने लोगों को खाना देने की बजाय $बिलियन प्रॉक्सी वॉर्स में झोंक दिए। उन्होंने लेबनान में हिज़बुल्लाह, यमन में हौथिस और गाजा में हमास को मिसाइल्स दी।
एक आम ईरानियन पूछ रहा था, ना गाजा ना लेबनान, मेरी जान ईरान पर कुर्बान। लेकिन सरकार ने नहीं सुना। नतीजा ये हुआ कि करेंसी रियल मिट्टी में मिल गई और गरीब एक ब्रेड के लिए भी मोहताज हो गए। यही वो गुस्सा था जो 28 दिसंबर को फूट पड़ा। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका के अचानक एक्टिव होने के पीछे ह्यूमन राइट्स नहीं बल्कि कुछ और है। लिथियम। हाल ही में ईरान के हमादा प्रोविंस में 8.5 मिलियन टन लिथियम मिला है। लिथियम, जिसे आज की दुनिया में व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। आपका फोन, लैपटॉप और फ्यूचर की सारी इलेक्ट्रिक कार्स इसी से चलेंगी। अभी तक लिथियम पर चाइना का कब्जा था। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ईरान का ये खजाना भी चाइना के पास चला जाए। ये लड़ाई डेमोक्रेसी की कम और रिसोर्सेस की ज्यादा लग रही है। और अब आता है सबसे बड़ा और खतरनाक सीक्रेट रीजन। क्या ये युद्ध सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है? अमेरिका में इस वक्त एप्स्टीन फाइल्स लीक हो रही है, जिसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस और सेलेब्स के नाम है। जियोपॉलिटिक्स में एक पुरानी चाल है, वैग द डॉग। जब घर के अंदर की आग बुझानी हो तो बाहर बॉर्डर पार आग लगा दूं ताकि जनता का ध्यान भटक जाए। साथ ही ईरान ब्रिक्स के साथ मिलकर यूएस डॉलर को हटाने की कोशिश कर रहा था, डे-डॉलराइजेशन। अमेरिका अपनी करेंसी और अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए शायद ये आखिरी दांव खेल रहा है। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? दुनिया दो हिस्सों में हो चुकी है। एक तरफ है अमेरिका, इजराइल और यूके, जो कह रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने का ये सही मौका है। दूसरी तरफ खड़े हैं रशिया और चाइना। रशिया ने साफ वार्निंग दी है, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। चाइना भी शांति की बात कर रहा है, लेकिन पीछे से ईरान को सपोर्ट दे रहा है। अगर गलती से भी एक मिसाइल किसी रशियन शिप या चाइनीज बेस पर गिरी तो ये वर्ल्ड वॉर 3 बनने में 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। आप सोच रहे होंगे, ये तो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, हमें क्या फर्क पड़ेगा? दोस्तों, और बहुत बुरा पड़ेगा। दुनिया का 20% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजरता है, जो ईरान के कब्जे में है। अगर युद्ध शुरू हुआ तो ईरान इस रास्ते को बंद कर देगा। ऑयल की कीमत $150 पर बैरल तक जा सकती है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर होगा। पेट्रोल 150 से 200 रुपए लीटर हो जाएगा। खाना महंगा हो जाएगा। शेयर मार्केट गिर जाएगा। ये लड़ाई सिर्फ ईरान की नहीं, ये हमारी रसोई की लड़ाई बन जाएगी। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ 2 देशों की जंग है तो आप गलत है। ये पॉलिटिक्स का गंदा खेल है। ये मनी और पावर की भूख है, और ये जियोपॉलिटिक्स का वो जाल है जो आपकी और मेरी जेब खाली कर सकता है। क्या अमेरिका को हमला करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।